हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम PW प्लेटफॉर्म पे आप सबके सामने हैं एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। सो गाइस, फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल फिजिक्स जो कि मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है, इन दैट अंडरस्टैंडिंग फोरियर सीरीज, ये मैं आज के एक लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं। फोरियर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक रट्टा मारने की चीज बन के रह गया है। अगर आप देखें तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ उसके फॉर्मूले कोफिशिएंट्स रट्टा लगाते जाते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि कुछ ऐसा कंटेंट तैयार करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में साथ साथ सीखें। तो इसलिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें हम अपनी इन एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, नेट जैम की आपको तैयारी भी कराएंगे, एंड यस, आपको कॉलेज के एग्जाम्स के लिए भी इसमें तैयारी हो जाएगी। सो एक वीडियो कई सारे फायदे ये आपको यहां पर मिलेंगे। सो गाइस, PW के इस प्लेटफॉर्म पे अब हम थोड़ी देर में जस्ट कवर करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग फोरियर सीरीज। अब जो फोरियर सीरीज है, ये फोरियर सीरीज आखिर होती क्या है, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो आज का जो हमारा मेन मोटो है इस लेक्चर का, सो दिस इज कि हमें टुडेज टारगेट व्हाट इज फोरियर सीरीज। सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि फोरियर सीरीज आखिर है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज जो है वो म्यूजिक से किस हद तक रिलेटेड है, क्या है उसमें जो उसको एक स्पेशल चीज बनाता है, किस तरीके से मतलब वो यूज होती है हमारे लाइफ में और आपको पता भी नहीं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अलोंग विद दिस हम इसमें देखेंगे कि फर्दर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशंस क्या होती हैं, जो कि फर्दर एक स्टेप है फोरियर सीरीज को समझने के लिए, फोरियर सीरीज का फॉर्मूला समझने के लिए। तो एट वेरी फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि फोरियर सीरीज आखिर होती क्या है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास है व्हाट इज अ फोरियर सीरीज। नाउ गाइस, तो जो फोरियर सीरीज है, फोरियर सीरीज को हम अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास सबसे पहले जो कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस में हमें चाहिए कि हमारे पास स्पेशल हो एक तरह से पेरियोडिक फंक्शन। सो व्हाट वी वांट अ पेरियोडिक फंक्शन। तो पेरियोडिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं? पेरियोडिक फंक्शन गाइज आपके पास वो फंक्शन होते हैं जो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करते रहते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि पेरियोडिक फंक्शन है। तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, उसकी वैल्यू ए पे कुछ वैल्यू है, ए पॉइंट है, अब वो टाइम भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, तो वो डिपेंड्स ऑन कि स्पेस में हम बात कर रहे हैं। अगर आफ्टर एवरी ए प्लस टी वो सेम है, मतलब टी कोई एक इंटरवल है जिसके बाद वो बिल्कुल वही वैल्यू उसके आ जाती है, और ए क्या है, एक हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं। तो अगर ऐसा है, एंड सिमिलरली अगर मैं इसको n टाइम्स करूं फॉर ऑल n, इस तरीके का रिलेशन फॉलो हो, इट मींस दैट इज अ पेरियोडिक फंक्शन। तो जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर मैं यहां पर एक फंक्शन ड्रॉ कर रहा हूं लाइक अ ट्रायंगुलर वेव। सो अगर मैं इस जगह पर देखूं कि इसकी वैल्यू क्या है, एंड उसके बाद मैं इसके बाद यहां पर आ जाऊं, ठीक है, तो इतना मैं इसमें t यहां पर स्टडी करूं तो यहां पर भी उसकी वैल्यू आपकी सेम है। तो इस t के बाद आप कितना भी आगे पीछे चलते रहो इसी इंटरवल के ऊपर, तो आपको सेम वैल्यू मिलती रहेगी। तो इन दिस वे आप समझ सकते हैं कि एक पेरियोडिक फंक्शन क्या है। तो पेरियोडिक फंक्शन जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद खुद को रिपीट कर रहा है, दैट्स इट, सिंपल सी बात। नाउ एक जो पेरियोडिक फंक्शन है वो हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, मतलब दो तरह के हमने देखे हैं पेरियोडिक फंक्शन। सो वन इज योर
sinusoidal and one is non-sinusoidal. So one is sinusoidal and one is non-sinusoidal kind of periodic function. तो साइनोसॉइडल को समझना तो बहुत आसान है. क्या है कि जो साइन के फंक्शन हैं या कोसाइन का फंक्शन है, जो कि हम पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से कि किसी स्पेस के अंदर आपके पास एक साइन का फंक्शन या एक कोसाइन का फंक्शन, ठीक है, लाइक दिस, ये जो है ये आपके पास साइनोसॉइडल काइंड ऑफ पेरियोडिक फंक्शन है. क्योंकि हमें ये भी पता है कि साइन का फंक्शन या कोसाइन का फंक्शन अपने आप को थोड़े से इंटरवल के बाद फिर रिपीट करता है. ठीक है, तो कुछ के बाद फिर अगेन वही वैल्यूज आ जाती हैं. और एक होते हैं नॉन साइनोसॉइडल टाइप. तो बाकी जितने भी तरह के आपके पास पेरियोडिक फंक्शन है वो क्या है, आपके पास नॉन साइनोसॉइडल टाइप होते हैं. जैसे कि अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं तो एक जैसे हो गया आपके पास स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ठीक है. तो ये आपके पास क्या है, नॉन साइनोसॉइडल काइंड ऑफ. ठीक है, तो स्क्वायर वेव जिसको मैं प्लॉट कर सकता हूं इन दिस वे, लाइक दिस. और ट्रायंगुलर वेव जो ये अभी हमने प्लॉट की, लाइक दिस. तो ये क्या है, आपके पास नॉन साइनोसॉइडल वेव है. अब अगर हम इसको देखें, सो लेट मी सेपरेट देम. फाइन. तो हमारे पास एक पेरियोडिक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन ये है. देन हमारे पास साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं. देन हमारे पास नॉन साइनोसॉइडल फंक्शंस हैं. और ये क्या है, पेरियोडिक फंक्शन के हमारे पास क्लास में आते हैं. तो नाउ फोरियर सीरीज. फोरियर सीरीज क्या कहती है, फोरियर सीरीज में हमें ये पता चलता है कि जो भी आपके पास नॉन साइनोसॉइडल काइंड ऑफ पेरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, तो क्या है ये नॉन साइनोसॉइडल काइंड ऑफ पेरियोडिक फंक्शंस, periodic functions can be expressed as the sum of sinusoidal functions. तो फोरियर सीरीज कैसे बनती है, तो फोरियर सीरीज बेसिकली फोरियर थ्योरम जो कि हमें यह बताती है कि जितनी भी नॉन साइनोसॉइडल काइंड ऑफ पेरियोडिक फंक्शन है वो लिखे जा सकते हैं एज द सम ऑफ साइनोसॉइडल फंक्शंस. तो इससे हम इसको बना सकते हैं, इससे हम इसको समझ सकते हैं. सो नाउ व्हाट दिस फंक्शन लुक्स लाइक. तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जी पेरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन सिंपल, साइनोसॉइडल एंड नॉन साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शंस वो भी सिंपल, वो डेफिनेशन होगी क्लियर. और अब हमें पता चल गया कि ये नॉन साइनोसॉइडल को हम एज अ सम ऑफ साइनोसॉइडल्स लिख सकते हैं. सो दिस इज वन थिंग. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. और अब हम देखते हैं कि फोरियर सीरीज एंड म्यूजिक का क्या कोरिलेशन है आपस में. तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जी इस फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं. फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके आंसर में मैं आपको बताऊंगा कि ये म्यूजिक से या बाकी सभी चीज़ों से मतलब कैसे रिलेटेड है. तो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर मैं बात करूं कि फोरियर सीरीज के जो भी मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, तो इस एफ एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. तो सबसे पहले इसमें होता है एक टर्म होती है जो कि आपके पास है एक कांस्टेंट. इसमें कांस्टेंट नहीं बट इसको हम बोलते हैं कि एक तरह से एक डीसी पार्ट.
डीसी पार्ट ऑफ द वेव। उसके बाद हम प्लस कर रहे हैं दो चीजें, और थ्योरम में हमने इसमें क्या देखा है, इट सेज कि सम ऑफ साइनोसॉइडल्स में हम इसको लिख सकते हैं, दैट्स इट। तो बस वही काम यहां पर कर दो कि समेशन आपके पास आएगा n इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और यहां पर भी आएगा समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। अब यहां पर आपके पास क्या है कि कुछ भी साइन का फंक्शन, साइन nx, ठीक है, तो साइनोसॉइडल वेव्स कैसी होंगी, साइन x, और n क्या करेगा, n ये एश्योर करेगा कि आपके पास 1 भी हो, साइन x भी हो, साइन 2x भी हो, 3x भी हो, 4 भी हो, तो हर तरह के साइन के जो फंक्शंस हैं वो इसमें पॉसिबली कवर हो जाए। और वैसे ही यहां पर है आपके पास कोस nx। लेकिन अभी ये अधूरा है। क्या इसमें अधूरापन है, वो ये है कि यहां पर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो गिवन नहीं है। सो हम यहां पर कुछ कोफिशिएंट्स हम इस पर लिख सकते हैं। लेट्स कंसीडर, मैं इसको यहां पर, ठीक है, ए एन लिखता हूं और इसको यहां पर बी एन लिखता हूं। तो मतलब कि साइन 1 के साथ ए वन कुछ वैल्यू होगी, साइन 2x के साथ कुछ a2 कुछ और वैल्यू होगी, एंड सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इस कोफिशिएंट की जो वैल्यू है ये आपकी चेंज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो मतलब नंबर बढ़ता रहेगा, वैल्यू नहीं बढ़ती रहेगी, फाइन। तो इस तरीके से आप कोई भी फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं। तो पहली बात, यहां पर आपका रट्टा मारने का कंसेप्ट हो गया खत्म। बस इतना सा पता होना चाहिए कि एनी नॉन साइनोसॉइडल पेरियोडिक फंक्शन कैन बी रिटन एज द सम ऑफ, साइनोसॉइडल में साइन आता है और कोस आता है, तो सभी साइन ले लो और सभी को साइन ले लो, तो उनके सम के तौर पे हम एक्सप्रेस कर पाएंगे इसको। अब बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा पार्ट हो जो साइनोसॉइडल वेविंग नेचर का ना भी हो, एक कांस्टेंट नंबर प्लस या माइनस किसी भी वेव में हो सकता है, तो उसके लिए हम ये पार्ट ऐड कर देते हैं, दैट्स इट। इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन और आपको ये सब याद हो गया। नाउ लेट वी ऐड समथिंग फर्दर। अब यहां पर क्या है कि एक है साइन nx, तो जब इसमें n की वैल्यू 1 हो, ठीक है, n की वैल्यू 1 हो तो साइन x बनेगा। अब वो जो भी है, जो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी बनेगी उसको हम कहते हैं n इक्वल टू 1 के लिए वो सबसे मोस्ट डोमिनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड n इक्वल टू, तो यहां पर भी जैसे n इक्वल टू 1 है वैसे यहां पर भी n इक्वल टू 1 होगा, तो ये जो भी वेव होगी ये क्या है, मोस्ट डोमिनेटिंग होती हैं, और क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है तो इसलिए हम इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कि ये मेन फ्रीक्वेंसी, बाकी जो है वो सारी नीचे नीचे पीछे पीछे। तो n इक्वल टू 2 से इंफिनिटी की अगर हम बात करें, 2 से लेके आगे तक जितने भी ले लो, तो उनको हम बुलाते हैं ओवरटोन्स। तो ओवरटोन्स क्या होती हैं, अभी थोड़ी देर में जस्ट आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर ओवरटोन्स। लेकिन मुझे सबसे पहले एक सवाल का जवाब आप दो। आपने जगजीत सिंह को सुना है, ठीक है, और आपने नुसरत फतेह अली खान को भी सुना है, तो अगर आप मतलब दोनों सा को गा रहे हैं, अब सा की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है, लेकिन अगर आप इन दोनों के साउंड को कंपेयर करें तो आपको सुन के पता चल जाएगा ना कि किसने सा बोला है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम है। अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो इट मींस कि भी वो तो सेम ही एक साउंड देना चाहिए, एक ही तरह का साउंड देना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास मान लो आप कहीं पे बैठे हो, दूसरे कमरे में कोई पर्सन कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, पहले वो पर्सन सा, यही फ्रीक्वेंसी सा की जो है वो प्ले करता है, सा प्ले करता है, तो क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है आपके पास, तो वो अगर उसको सा प्ले करेगा
तो वो क्या करेगा, भी मान लो उसने सितार पे सा प्ले किया तो वो एक स्ट्रिंग को ऐसे टुंग, ठीक है, इस तरीके से वो उस पर वाइब्रेशन होगी। फिर उसने हारमोनियम पे, ठीक है, तो सा प्ले कर दिया, तो आप दूसरे कमरे में बैठे हो तो आपको पता चल जाएगा ना भी सितार पे कौन सा है, गिटार पे कौन सा है और हारमोनियम पे कौन सा है। तो ये आपको कैसे पता चल जाता है कि वो सा कौन सा है? तो बेसिकली फर्क ये होता है कि तीनों केसेस में मैंने कहा कि सा की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है। सो इट मींस कि जो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो आपके पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेम हर केस में, तीनों इंस्ट्रूमेंट के लिए। लेकिन उसके बाद जो ओवरटोन्स हैं, ओवरटोन्स जो कि जैसे साइन 2x है, 3x है, 4x है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सब केसेस में सेम नहीं होंगे। ये कोफिशिएंट्स आपके अलग अलग होंगे। और अगर आप उनको मैं इस केस में फर्दर ओवरलैप कराऊं तो ये स्ट्रिंग जो है वो आपकी, आप मान सकते हो कि इस तरीके से खूब सारे छोटे मोटे ऐसे ऑसिलेशंस के साथ ऑसिलेट होती है, एक सिंगल एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट नहीं होती है। सो ओवरऑल किसी भी साउंड की जो क्वालिटी है वो आपको पता चलती है किस तरीके से, बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ दीज फोरियर सीरीज। तो इन पे डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है, और इन्हीं से आपको मेमोराइज होता है कि जी आपके पास मतलब क्या कहते हैं, जगजीत सिंह की आवाज़ कौन सी है, या भी आपके घर में कोई क्या बोल रहा है। तो सबके आवाज़ के अंदर ये कोफिशिएंट्स अलग अलग होते हैं, उसी से हम समझ पाते हैं कि ये कौन बोल रहा है। फाइन। तो ये है हमारा जैसे फोरियर सीरीज और म्यूजिक का रिलेशन, या किसी भी हमारे साउंड बोलने की क्वालिटी का रिलेशन। और उसमें मैंने आपको बताया कि फॉर n इक्वल टू 1 यू हैव दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जितनी भी चीजें हैं n इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी, इसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। नाम से भी आप समझ गए होंगे कि व्हाट आर ओवरटोन्स, जो फंडामेंटल के ऊपर चढ़ गई हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी 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 हल्के फुल्के एम्पलीट्यूड के साथ। तो वो क्या है, ओवरटोन्स, ऊपर चढ़ गई, ठीक है, ऐसी टोन्स, तो इसलिए हम इसको ओवरटोन्स कहते हैं। सो दिस इज द रिलेशन के पहले हमने सीखा कि फोरियर सीरीज क्या होती हैं, फिर हमने सीखा कि फोरियर सीरीज कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, उसी डेफिनेशन से पिक किया, एंड फाइनली हमने देखा कि उसका म्यूजिक से क्या रिलेशन है। तो कोई भी ट्यून जो है वो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बजती है, हर इंस्ट्रूमेंट में उसके साथ में सेम हार्मोनिकली जो सेम टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कि अगर आप कहो कि यहाँ पर एक साइन x है तो साइन 2x, 3x, 4x, ये सब जो हार्मोनिकली सेम है उस टाइप की सभी जो फ्रीक्वेंसीज है वो उसके साथ बजती हैं। तो देन आपके पास कोई भी साउंड की क्वालिटी तय होती है। नाउ अब बात यह है कि भाई ऐसा हम लिख ही क्यों सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा किस वजह से है, इसका मेन एक रीजन है कि आपके पास एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। तो वो ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होती है? ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो आप सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक 2 डायमेंशनल x एंड y कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब आपने किसी पॉइंट की पोजीशन को, किसी वेक्टर को आपने यहां पर एक्सप्लेन करना है। सो जब आप इस वेक्टर को एक्सप्लेन करोगे तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना x और y का, ये आपस में ऑर्थोगोनल हो, कि एक दूसरे पे x और y डिपेंड ना करते हो। कि अगर मैं लिखूं 5x तो उसमें सिर्फ x आता हो, y का कोई पंगा ना हो। अगर मैं x को चेंज करूं, 5x को मैं 7x कर दूं, तो उसमें सिर्फ x में चेंज होता हो, y में उसकी वजह से कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सो दे शुड बी ऑर्थोगोनल, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये मैं किसी एक सिस्टम से डिमांड करता हूं कि वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये एक खास बात है। नाउ हमारे पास आती है एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। तो इसमें क्या है, बस हमारे पास जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस था, तो यहां पर क्या है, जो हमारा बेसिस है,
जो जिसमें हम किसी वेक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या है, x और y की टर्म्स में है। लेकिन अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हम कंसीडर करते हैं कि मेरा एक एक्सिस जो है वो साइन x नहीं है, वो मेरा साइन x है, दूसरी एक्सिस मेरी साइन 2x है, तीसरी एक्सिस मेरी साइन 3x है। तो जैसे x और y का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, वैसे ही साइन x और साइन 2x का डॉट प्रोडक्ट भी तो 0 होना चाहिए। लेकिन बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको लिखते कैसे हैं? सो दैट इज द वन थिंग कि आपके पास अगर मैं ऐसे लिखूं कि साइन ऑफ एन एक्स, ठीक है, एंड आपके पास आ गया साइन ऑफ एम एक्स, और इसका मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं 0 to 2 पाई, सो दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन एम एन। तो एक dx भी लगा देते हैं। अब ये लिखने का मतलब क्या है? ये लिखने का मतलब ये है कि डिराक डेल्टा फंक्शन एम एन, ये आपको बताता है या तो आंसर आएगा 1 या आएगा 0। 1 कब आएगा? जब m की वैल्यू n के इक्वल हो, और जब m की वैल्यू n के इक्वल ना हो तब ये आएगा 0। अब बात का मतलब समझो, भावनाओं को समझो, रट्टा मत लगाओ। 0 से 2 पाई तो चलो इसकी रेंज है, फाइन, और एक सिंगल रेंज के अंदर हम फंक्शन को देखेंगे। अब ये जो है साइन एन एक्स और साइन एम एक्स, ये कहता है कि अगर n और m इक्वल है, मतलब अगर दोनों 1 है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो आपके पास कुछ यहां पर आंसर आएगा, ठीक है, डेल्टा एम एन इंटू पाई, ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। और अगर यहां पर कुछ ऐसा आपके पास है कि n और m आपका डिफरेंट है, तब आपके पास यही आंसर 0 हो जाएगा। सो इन दिस वे आप इसको समझ सकते हैं कि ये देखो किस तरीके से कोरिलेशन है कि साइन x भी साइन 2x से कोई लेना देना नहीं रखता, उनको आपस में मिलाओ, इंटीग्रेट करो तो 0 देता है। और साइन x और साइन x में यस, उनका डॉट प्रोडक्ट इसमें यहाँ पे एक हिसाब से पाई वैल्यू दे रहा है, मतलब प्रोडक्ट, आप इसको इनर प्रोडक्ट, या कई सारी और डेफिनेशन होती है, हम उनमें अभी नहीं जाएंगे, अदरवाइज वो कंफ्यूजिंग हो जाएगी, बट दैट दिस इज द सेम मीनिंग एज दैट। अब इसके साथ हम और भी देख सकते हैं, ये तो साइन और साइन का है। सिमिलरली 0 to 2 पाई कोस एन एक्स एंड कोस एम एक्स dx के लिए भी सेम रिलेशन होता है, फाइन। अब ये तो कोस और कोस में हो गया, साइन और साइन में हो गया। अब जिनका कोई लेना देना ही ना हो, साइन एन एक्स और कोस एम एक्स, अब एक साइन है एक कोसाइन है, साइन का साइन 1x 2x से, मतलब साइन 1x का 2x से कुछ नहीं लेना देना, तो कोस से क्या लेना देना होगा? तो साइन और कोस तो टोटली इंडिपेंडेंट है, कोई डाउट ही नहीं, n और m भले दोनों ही सेम हो, तो ये ऑलवेज 0, फाइन। तो इस तरीके से अगर आप इसको समझो तो ये कितना इजी चीज है। शुरुआत से अगर हम देखें तो हमने यहां पर एक स्ट्रेटजी पिक की। वो स्ट्रेटजी हमारे पास ये थी कि हमने पेरियोडिक फंक्शन को समझा, उसमें साइनोसॉइडल नॉन साइनोसॉइडल को समझा, और एक डेफिनेशन बनाई कि हाँ ये जो है ये जी फोरियर भाई साहब बता के गए थे और अब इसको अप्लाई करना है। इस डेफिनेशन में लिखा था कि जिन साइनोसॉइडल के सम में आप नॉन साइनोसॉइडल को एक्सप्लेन करो, तो हमने नॉन साइनोसॉइडल को ले लिया, उसको साइनोसॉइडल्स के सम पे लिख दिया, सीधी सीधी बात। अब इसको सम के तौर पे लिखने के बाद हमने ये समझ लिया कि जो जी इसमें मोस्ट डोमिनेटिंग फंडामेंटल होगी और बाकी छोटी छोटी होंगी जो उस पर ऐड होती जाएंगी। फाइनली हमें ये देखना था कि भाई ऐसा हो कैसे रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि किसी वेक्टर को एक्सप्लेन करें, एक्स में जब चेंज करना चाहते हैं तो वाई में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी वो बेसिस अच्छा होता है। मान लो आपके पास कोई इस तरीके का टेढ़ा मेढ़ा कोई, ये x है और ये y है, ठीक है, तो आपके पास मान लो ऐसा कोई सिस्टम है, यहां पर कोई पार्टिकल है। अब अगर ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है और आप इसके ऊपर किसी तरह से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ले रहे हो, आपने पार्टिकल को उठा के यहां से यहां रख दिया, तो जस्ट एक डिफरेंट कलर में अगर मैं इसको करूं, तो आपने पार्टिकल को यहां से उठा के यहां रख दिया,
तो इसके कोऑर्डिनेट तो चेंज हुए हुए, y के भी चेंज हो गए। तो ऐसा थोड़ा सिस्टम होता है, ठीक है, कि जो हम चेंज करना चाहें वही चेंज हो, दूसरा चेंज नहीं हो। तो इसलिए ऐसा सिस्टम होता है जो आपस में एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होता है, एक्स और वाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। तो ये तो है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन स्पेस जो हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा स्पेस होता है जो हम देख ही नहीं सकते, उसको सिर्फ मैथमेटिकली सोच सकते हो कि बहुत सारे डायमेंशंस हैं, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, साइन 4x, वैसे ही cos 1x, cos 2x, cos 3। तो उनके ऊपर अगर मैं ये डेफिनेशन लगाता हूं तो मेरे पास इस तरीके का आंसर आता है, विच सर्टेनली मीन्स दैट कि अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तब तो आंसर आएगा पाई, और अगर उसमें थोड़ा सा भी कोई भी डिफरेंस है, एन और एम सेम नहीं है, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि वो दोनों है इंडिपेंडेंट है। तो इसी को हम ऑर्थोगोनैलिटी वर्ड क्यों यूज करते हैं यहाँ पे? ऑर्थोगोनैलिटी इन इटसेल्फ मीन्स कि परपेंडिकुलर टाइप, उसके लिए हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो ये वही मीनिंग है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंस होना, कि अगर इसको मैं एक्सिस के तौर पे देखता तो मैं इसको ऑर्थोगोनल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर देखता, लेकिन आप 50 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे देख सकते हो? नहीं इमेजिन कर सकते। सो दैट्स व्हाई हम उसको सिर्फ मैथमेटिकली लिखते हैं और ऐसे समझ लेते हैं। सो इन दिस वे ये हमने तीनों इक्वेशंस को समझा, जो कि फोरियर सीरीज को फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए उसका बेस है, उसकी नींव है। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको फोरियर सीरीज के बारे में कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आज मिली होगी, एंड इन दिस वे आई गेस इसी तरह के और लेक्चर भी हम आगे लेकर आते रहेंगे। तो हमसे कनेक्ट रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचते रहें। आई गेस एनफ फॉर टुडे। इसी तरह का और लेक्चर हम लेकर आते रहेंगे। जस्ट बी इन टच। We'll see you later. Have a good day. Bye bye.